सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स है। तो पहला हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन इन द गल्फ ऑफ मैनार, ये जोग्राफी एनवायरनमेंट का टॉपिक हो गया। सी टर्टल कंजर्वेशन की स्टडी है जोग्राफी एनवायरनमेंट। रेड बेस्टेड मर्गेनेंसर करके ये आपका है स्पीसीज इन न्यूज़ के कंटेक्स्ट में देख सकते हैं। और SEC परसूट ऑफ गौतम अडानी, तो इंटरनेशनल रिलेशन प्लस पॉलिटिकल आस्पेक्ट, और इसमें इकोनॉमी भी आ जाएगा, तीनों चीज़ें आ जाएंगी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल पर डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ अंडर पॉलिटी। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, एक एक करके जो है वी विल डिस्कस। मैं इसका क्वेश्चन देख लो। एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्शन प्रोसेस हैज़ बोथ प्रोज एंड कॉन्स, एक्सप्लेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। 15 नंबर पे लिखना है, जरूर से ज़रूर लिखें। डाउनलोड आकलन प्लस डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, और आप अपना ऐसा सेंड कर सकते हैं सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल के अंदर। स्पेशल ऑफर आज लास्ट है 28 फेब को, तो ये 50% ऑफ है कोर्सेज के अंदर। अभी मैं कुछ आपको शो भी करूँगा, अभी रिसेंट कुछ पेपर्स हुए हैं UPSC से रिलेटेड, तो वह मैं आपको क्वेश्चन शो करूँगा कि जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया वहाँ पे भी काफ़ी सारे प्रश्न आपके आए हैं। और ये सारे कोर्सेस हैं, इसमें क्रैश कोर्स का जो आपको मैंने लेक्चर्स डाल दिए हैं, तो आपको प्लीज़ गो थ्रू हो जाए। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है PT, और 7:30 2 साल का है। इसमें भी लेक्चर्स जो है आज कल और परसों 3 दिन आएंगे, तो आप लोग उसको कंप्लीट कर लें। टेस्ट सीरीज़ अलग से है, कोर्स ऑन साइंस एंड टेक एंड जनरल साइंस, एंड कोर्स ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो ये सारे आपको गो थ्रू होना है। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। कोई क्वेरी है तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं, और ये वेबसाइट है जहाँ से आपको कंटेंट अवेलेबल रहेगा, और जितने भी कोर्सेस हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो डीप सी रीजन आइडेंटिफाइड इन तमिलनाडु फॉर ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन, ये आपका एक टॉपिक बन जाता है। डीप सी रीजन आइडेंटिफाई किया गया है तमिलनाडु में फॉर ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन। तो जोग्राफी एनवायरनमेंट का एक टॉपिक फ्रेम होता है। अब इसमें क्या आर्गूमेंट्स हैं उसको देख लेते हैं। सो हाइड्रो कार्बन का एक्सप्लोरेशन है, ऑयल का, नेचुरल गैस है इसका। तो ये कहाँ पे? गल्फ ऑफ मन्नार। कहाँ लोकेटेड है? तमिलनाडु के रीजन में है, और इसमें काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। अब इसके कई, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार है, बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव कंटेक्स्ट में हम इसको देख सकते हैं, लेकिन फॉर इकोनॉमिक नीड्स जो गल्फ ऑफ मन्नार है वहाँ पे ये ऑयल एक्सप्लोरेशन या हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के प्रोजेक्ट्स आपके किए जा रहे हैं। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर है। पॉलिसी के माध्यम से कई लोग को जैसे लाइसेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी, जो कि जैसे उसमें बिड कैरी आउट होगा, और जिसका सही बिड होगा दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी, जिसके माध्यम से एक्सप्लोरेशन जो है वहाँ पे आपका रहेगा। अब पोटेंशियल हार्म्स जो है इसमें कहा गया है कि इससे काफ़ी अधिक चीज़ें अफेक्ट होंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव है। तो मैराइन लाइफ अफेक्ट होगी, जो समुद्री लाइफ, लोकल फिशिंग इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड, और जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी अफेक्ट होगी। और बहुत सारी इसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज़ भी गल्फ ऑफ मन्नार के अराउंड है। तो ये है। और ये भी कहा गया है कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ऑयल एक्सप्लोरेशन है या माइनिंग एक्टिविटी है, या इंडिया में जैसे डिफरेंट प्राइमरी सेक्टर्स हैं, जैसे माइनिंग भी एक इंक्लूडेड आपका होता है, ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात करें तो उसमें उनका इम्पैक्ट ओवरऑल क्या हो सकता है। चलो इकोनॉमिक पॉजिटिव इम्पैक्ट पर तो हम चर्चा कर सकते हैं, बट वैसे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखना है कि एक तो मैराइन लाइफ हो गया, लोकल फिशिंग हो गया, ये तो अफेक्ट होगी। दूसरा जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है दैट विल आल्सो बी अफेक्टेड। एंड यहाँ पे भी ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो जो भी एक्सप्लोरेशन होगा इसकी वजह से जो साउंड जनरेट होगा, तो इससे जो मैराइन स्पीसीज़ है वो भी काफ़ी हद तक आपका डिस्टर्ब होंगे। तो एक्सप्लोरेशन पुश में थ्रेटन लोकल कम्युनिटीज़, जो लोकल कम्युनिटीज़ उनकी लाइवलीहुड, और जो एनवायरमेंटल डैमेज है वो भी काफ़ी हद तक आपका होगा। तो एक तो एनवायरमेंटल डैमेज काफ़ी होगा, उसके बाद लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं उनका लाइवलीहुड भी काफ़ी हद तक जो है वो भी आपका थ्रेट काफ़ी हद तक होगा। तो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें, एनवायरमेंटल कंसर्न, मराइन लाइफ इम्पैक्ट है, लोकल फिशिंग इम्पैक्ट है, कम्युनिटी इम्पैक्ट की बात करें, लाइवलीहुड थ्रेट है, और एनवायरमेंटल डैमेज भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसा ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको कहा है कि ये इस टाइप की कई प्रकार की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके इम्पैक्ट किस तरीके से हो सकते हैं ओवरऑल, तो उस पर आप ऐसे गल्फ ऑफ मन्नार में जो एक्सप्लोरेशन है इसको हाईलाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और हाईलाइट की गई, जो ऑलिव रिडले पर तो हमने काफ़ी चर्चा कर रखी है। अब ये स्पेसिफिक एक डेवलपमेंट आपका आ रहा है। अब इसमें सपोज करो कोई प्रश्न आता है कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है, इसका इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पर क्या पड़ता है, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को बहुत अच्छा मेंशन विथ एग्जांपल कर सकते हैं। ऑलिव रिडले पर क्या कैसा है वो तो चर्चा हमने काफ़ी कर रखी है। सो इंडिया के जो ऑलिव रिडले है, जो ये टर्टल जिन्हें हम कहते हैं,
अब स्टडी देखो रिसेंट इस पे स्टडी की गई है, किसने की है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बहुत सारा जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ऑलिव रिडले के पॉपुलेशन में, उसमें मतलब बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। तो एक तो कहा गया है कि जो राइजिंग जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सैंड का टेम्परेचर, जैसे ये जो आपके ऑलिव रिडले हैं ये हैचिंग के लिए आते हैं कि बीच में इन द सेंस जो सैंड बीच होती है वहाँ पे अपना जो अंडे हैं वो दिए जाते हैं, वो काफ़ी समय तक वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, उनका पूरा हैचिंग और ये सब होती है। अगर वो सैंड का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है तो इसमें कहा क्या जा रहा है कि ये जो टेम्परेचर है दैट इज़ बेसिकली अफेक्टिंग द जेंडर। ज़्यादातर जो है वो आपका जो फीमेल ऑलिव रिडले हैं उनके नंबर ज़्यादा है, मतलब बर्थ रेट जो फीमेल ऑलिव रिडले टर्टल्स का वो बढ़ रहा है, तो इससे जेंडर इम्बैलेंस है, मतलब फीमेल्स ज़्यादा होंगी मेल्स कम है। तो आप खुद सोचो कि इससे जो जेंडर रेशियो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। अब जैसे अब ये तो ऑलिव रिडले में देखने को मिला है, अब इंसान के केस में क्या है कि हम एक माइक्रो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन क्या क्लाइमेट चेंज और ये सब की वजह से क्या इंसानों में भी इस प्रकार का इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो ये तो बहुत आप कह सकते हो कि स्टडी की बात है, इसमें स्टडी के बेसिस में जो चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, बट ये इम्पैक्ट कई सारी ऐसी स्पीसीज़ है और उनमें देखने को मिल रहा है। ये सेम चीज़ आपको जैसे क्रोकोडाइल है उनमें देखने को मिलेगा, रेप्टाइल्स में खास तौर से देखने को मिलता है। अब यहाँ टर्टल्स में भी ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो बर्थ रेट है फीमेल ऑलिव रिडले का दैट बेसिकली इंक्रीजेस। फिर इसमें कई इसमें सेम सा बिहेवियर ग्रीन टर्टल्स में, लेदर बैक टर्टल्स में भी देखने को मिल रहा है। और इवेंट की बात करें, मैसिव नेस्टिंग है ऑलिव रिडले टर्टल की, मेनली ये आपका ऋषिकुल्ला जो है उड़ीसा के अंदर, वहाँ पे नेस्टिंग करने का आते भी हैं। एरिबिडास एक शब्द भी हमने डिस्कस कई बार कर रखा है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको इतना ध्यान में रखना है कि ओवरऑल अगर क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, तो उसमें इवन यू कैन गिव द एग्जांपल एज वेल। इसका पीडीएफ आप saurabh.pandey.upsc.com वेबसाइट से अगर आप सेशन देख रहे हैं या कंपाइलेशन ऐप के अंदर क्लासेस देख रहे हैं तो ऐप के अंदर ही मिल जाएगी, और अगर मान लो आप लेक्चर्स देख रहे हैं वैसे तो वहाँ पे आपको saurabh.upsc.com वेबसाइट, या फिर आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एक हिंदू सेशन का टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट मिल जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है, यहाँ पे जो टैटूइंग होती है उसके इम्पैक्ट की बात की गई है। अब आप खुद देखो कि जो टैटू होता है ना, जो इंक किसी का नाम लिखा लेना है, कोई पिक्चर बना लेना, तो उस पर इस पर थोड़ा बहुत पॉइंट्स आए हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको आइडिया रखना है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका क्या है। तो इस पर देखो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसमें क्या हाईलाइट किया गया है कि जो मैक्रोफेजेस बेसिकली आप मानो कि एक इनका भी एक महत्वपूर्ण रोल हमारी इम्यूनिटी में होता है। किसी जैसे क्या होता है, जो इंक है उससे आपके स्किन के अंदर जो सेल्स हैं उसको पेनिट्रेट करके वो जो निडल है वो अंदर की तरफ जाती है। अब उस चीज़ को एक फॉरेन पार्टिकल के रूप में जो है शरीर कंसीडर करना स्टार्ट करता है, और जो भी हमारे मतलब इम्यून सिस्टम के अंदर जो भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं जो इम्यून सिस्टम में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं या एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे मैक्रोफेजेस है तो ये भी पिगमेंट को रिमूव करने का प्रयास करता है, बट ये पूरे तरीके से एलिमिनेट नहीं कर पाता है। इंक जो है उसी के ऊपर ट्रैप्ड हो जाती है, और ये जो एक सेल्स ट्रैप्ड जो इंक है, जैसे पूरे तरीके से अगर जैसे मैक्रोफेजेस जो है दे आर ट्राई टू रिमूव द इंक, बट या पिगमेंट जो आपका है उसको रिमूव करने का प्रयास करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इंक जो है ट्रैप्ड हो जाती है मैक्रोफेजेस में या फाइब्रोब्लास्ट सेल्स में। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स है या माइक्रोफेजेस में एक तरीके से ट्रैप्ड हो जाती है। और जो जैसे स्किन है, स्किन में ही एक होता है ना कोलाजन है, जिससे आपकी स्किन एक स्मूथ सी रहती है, कोलाजन है, तो वहाँ भी लाइक जो कोलाजन फाइबर्स है उन्हीं के बीच में इंक जो है ये आपकी ट्रैप्ड रहते हैं, और वही या फिर मैक्रोफेजेस फाइब्रोब्लास्ट सेल्स इनमें जो है ये आप ट्रैप्ड रहती है, या फिर कोलाजन फाइबर्स के बीच में आपकी प्रेजेंट रहती है। अब इसमें ये भी कहा गया है कि जो स्टडी है उसमें ये ज़रूर कहा गया है कि ठीक है कैंसर तो नहीं हो सकता, बट हाँ कई प्रकार के जो रिस्क हैं वो हो सकते हैं। दूसरा ये भी कहा गया कि किस प्रकार का मेटल इस्तेमाल होता है वो निडल में, तो वो भी कार्सियोजेनिक हो सकता है, मतलब वो डिपेंड करता है एक केस से दूसरे केस में। सो कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी अधिक टैटू बनाते हैं उसकी वजह से हो सकता है। पहला बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे स्टेप्लोलोकस या हेपेटाइटिस, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं ये भी एक कंसर्न है, लाइक जो टैटूइंग अगर कंटिन्यूस बेसिस में हो रहा है तो एलर्जिक रिएक्शन भी एक है। जो ब्लैंक रिएक्शंस हैं इसकी वजह से कई दूसरे भी कंडीशंस देखने को मिलती हैं, जैसे एक ग्रैनुलोमैटस या सार्कोइडोसिस
ऐसा कुछ कंडीशंस जो हैं, मतलब अगर आपसे पूछे कि कंडीशंस किससे रिलेटेड है, ये स्किन से रिलेटेड कुछ एक कंडीशंस हैं जिसका एक टेक्निकल नाम है, तो इनका आप इमेज चाहो तो देख सकते हो। या फिर सेरियासिस या विटिलिगो, ठीक है, ये क्या है, मतलब अगर आपसे पूछे भी रिसेंटली न्यूज़ में, तो ये कुछ स्किन कंडीशंस हैं जो कि देखने को मिलती है। और इसलिए कहा गया कि अगर इस टाइप से इंक ऐसा कोई यूज़ करता है, उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर उसका जानना, या प्रोफेशनल से कराना, या ना ही कराए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी जिसको मतलब एक रहता है ना कि ठीक है करा लेता है, तो उनमें ये सब कंडीशंस को भी देखना है, स्किन की कंडीशंस क्या है, स्किन कंडीशंस के बेसिस में कौन से इंक का इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है। यूरोपियन यूनियन ने भी रिसेंटली बैन किया है सर्टन हजार्डस इंक कंपोनेंट। जो यूरोपियन यूनियन है, इट हैज़ ऑल्सो रिसेंटली बैन सर्टन हजार्डस इंक कंपोनेंट को। इन इंडिया हाउएवर रेगुलेशंस रिगार्डिंग हाइजीन एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो है, हाइजीन और सेफ्टी प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे कई चीज़ें हैं, ठीक है। तो रेगुलेशंस रिगार्डिंग हाइजीन एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है, उसमें मतलब कई अभी मतलब स्ट्रिक्टनेस लेकर आनी है। ये भी है कि मतलब कि अभी उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, प्रॉपर जो रेगुलेशन है वो करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं एक टॉपिक, यहाँ पे देखो ये इमेज आपकी आई है साइंस वाले पेज में, और इसमें रेड ब्रेस्टेड मर्गेंसर, इसके ऊपर जानना। तो ये ऐसी एक बर्ड होती है, तो इसके कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। स्पीसीज इन न्यूज़ कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रेड ब्रेस्टेड मर्गेंसर की अगर बात करें तो ये डक की तरह होती है ना, ये देखो ये डक की तरह है, और उसमें ये नर्दर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती है ज़्यादातर। नर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब जो इक्वेटर के ऊपरी साइड की बात अगर हम करें। अब इसमें जो ये ऐसा जो कलर टाइप ऐसा दिखता है ना, ये मेल में ही देखने को मिलता है। मेल ही में रेड जो ब्रेस्ट ड्यूरिंग जो ब्रीडिंग सीजन में देखने को मिलता है, जिससे फीमेल को अट्रैक्ट करता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अंडर वाटर तक ये नीचे चला जाता है, फिश को कैच करती है, और फिर उसके बाद उसका एक तरीके से जो ऊपरी चोंच है और जो इसका ऐसा ये जो हिस्सा है, ये कुछ इस तरीके से होता है कि वो फिश को अपना ट्रैप कर सकती है। माइग्रेट करता है फ्रेश वाटर से ब्रीडिंग साइट टू कोस्टल विंटरिंग एरियाज, फ्रेश वाटर से ये कोस्टल इलाकों तक भी जाती है। और फ्रिक्वेंट सॉल्ट वाटर, यूनिक ट्रेट क्या है, तो फ्रिक्वेंट सॉल्ट वाटर अनलाइक अदर स्पीसीज इन देयर जीनस, तो ये सॉल्ट वाटर में भी जा सकती है, दैट इज़ ऑल्सो देयर, ये इसका यूनिक ट्रेट है। जनरली ऐसे कम ही होता है कि फ्रेश वाटर में ही प्रेजेंट जो है वो जो सॉल्ट वाटर को भी जो कोस्टल इलाके में प्रेजेंट है उसको एक्सेस करे, तो ये दोनों तरीके से कर सकती है, ये इसकी यूनिकनेस है। और ये स्मॉल फ्लॉक्स में प्रेजेंट होती है आउटसाइड द ब्रीडिंग सीजन, और 100 इंडिविजुअल तक, मतलब जैसे ये ग्रुपिंग में लगभग 100 इंडिविजुअल के साथ एक साथ ये प्रेजेंट हो सकता है। इनकी ग्लोबल पॉपुलेशन आपकी स्टेबल है, हैबिटेट लॉस इनको भी देखने को लगातार मिल रहा है, एंड हैबिटेट लॉस और दूसरे जो फैक्टर्स हैं इन स्पेसिफिक एरिया, वो भी देखने को जो है वो मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं SEC एंड हेग सर्विस कन्वेंशन की अगर बात किया जाए, हेग सर्विस कन्वेंशन, SEC एंड हेग सर्विस कन्वेंशन। SEC की बात करें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की बात की, तो यहाँ पे भी क्या है कि जैसे अभी हाल में ही जो है न्यूयॉर्क कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया है कि जो अडानी फैमिली है उसको सर्व किया जाए, और वो करप्शन और ब्राइब केस में एक कुछ कंसंट्रेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आप समझो कि आप जैसे US है, अब US में अगर किसी टेंडर को चाहिए या किसी चीज़ को चाहिए, तो वहाँ पे अगर इलीगल तरीके का इस्तेमाल किया गया तो वहाँ की एजेंसी इस चीज़ पर वर्क कर रही है। अब इसमें हम पॉलिटिकल डिबेट पे नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे हम टेक्निकली जो है समझेंगे SEC के बारे में, प्लस हेग कन्वेंशन एक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। तो SEC जो है, इसने आर्टिकल 5A जो है, ये हेग सर्विस कन्वेंशन को इसको इस्तेमाल करते हुए कहा कि इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उनका असिस्टेंस चाहिए, जिसके माध्यम से जो अडानी फैमिली है उनको उनको समन किया जा सकता है। ये इस कन्वेंशन के माध्यम से इस तरीके से किया जा रहा है। ट्रीटी के जो हेग सर्विस कन्वेंशन है, इसके तहत ये ट्रीटी अगर, क्योंकि भारत ने भी इसको साइन कर रखा है, ये फैसिलिटेट करता है कि द सर्विस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट अक्रॉस द बॉर्डर। मतलब अगर लीगल, मान लो लीगल नोटिस भी देना है, अब आपके बॉर्डर के बियॉन्ड कोई है, अगर US के भी देने तब तो ठीक है, US के बियॉन्ड किसी को लीगल नोटिस देना है तो उसमें भारत भी इसका हिस्सा है। तो हेग सर्विस कन्वेंशन बेसिकली आप देखो तो इसके तहत ये है कि अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स ऐसा सर्व करना है तो वो किया जा सकता है अक्रॉस द बॉर्डर।
और यहाँ पे अल्टरनेटिव सर्विस मेथड भी एक होता है। तो यहाँ पे इट इज़ एक्सप्लोरिंग मेथड अंडर रूल 4F ऑफ द फेडरल रूल्स ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड की एक तो जो मेथड है वो ये है कि मिनिस्ट्री के माध्यम से है कि क्या कोई दूसरा मेथड हो सकता है। तो अल्टरनेटिव सर्विस मेथड को भी SEC जो है आपका देख रहा है। तो SEC क्या है, ये सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन है, जैसे हमारे यहाँ सेबी टाइप है वैसे इनका भी है। और ये रोल क्या है इस कन्वेंशन की बात करें, इसमें क्या है कि जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, इंटरनेशनल बॉर्डर में प्रॉपर अगर लीगल नोटिस या लीगल डॉक्यूमेंट देना, उसको एक तरीके से वी कैन से उसको सर्व किया जा सकता है ट्रीटी के माध्यम से। जो भी है फॉरेन जुरिडिक्शन में वो टाइमली जो नोटिस है लीगल प्रोसीडिंग से रिलेटेड वो दिया जाता है। अब क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें, हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, अब क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं तो कई प्रकार के लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ सकती है। किसी दूसरे को अगर हमें लीगल नोटिस प्रोवाइड करना है, भले वो दूसरे देश में प्रेजेंट है जहाँ पे फॉरेन देश का जुरिडिक्शन है, तो इस कन्वेंशन का जिसने साइन और रेटिफाई किया है ये फैसिलिटेट करता है कि ऐसा किया जा सकता है, और उसमें उस देश की जो मिनिस्ट्री है वो मदद कर सकती है। पर्पस क्या है, फैसिलिटेट द सर्विस ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट इंटरनेशनली। सिग्नेटरीज हैं 84 स्टेट्स जो है इंक्लूडिंग इंडिया एंड US, दे आर पार्टी टू द कन्वेंशन। अब अंडरस्टैंडिंग द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट की बात करें तो इसमें क्या है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट ये प्रोहिबिट करता है US एंटिटीज़ फ्रॉम ब्राइबिंग फॉरेन ऑफिशियल्स। जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है ये प्रोहिबिट करता है किसको, US को। इट प्रोहिबिट्स बेसिकली US एंटिटीज़ जिसके माध्यम से मतलब जैसे हमारे देश में ना करप्शन प्रिवेंशन एक्ट है, इसी तरीके से इनका US का है। अब इसमें ये है कि ऐसा कोई भी फॉरेन ऑफिशियल किसी भी कोई आके और ऐसा ब्राइबिंग नहीं कर सकता है, और ये कहा गया कि जो अडानी फैमिली उन्होंने किया है ऐसा जो है, जो US के कुछ ये जो एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा क्लेम है। अब इंडिया जो है, इंडिया इज़ ऑलरेडी पार्ट ऑफ दिस हेग सर्विस कन्वेंशन, नवंबर 23, 2006 से हम इसका हिस्सा है। बट कुछ इसमें रिजर्वेशन है, जैसे हम ये नहीं मानते हैं कि कोई अल्टरनेटिव सर्विस मेथड के माध्यम से जो आर्टिकल 10 में मेंशन है तो उसको इंडिया अपोज करता है। सो जो डॉक्यूमेंट है मस्ट बी सर्व। अगर भारत साफ साफ कहता है कि देखो अल्टरनेटिव सर्विस मेथड हम नहीं मानते, अगर कोई डॉक्यूमेंट सर्व करना तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के माध्यम से ही होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आपका है वो इंग्लिश भाषा में होना चाहिए, और लाइक इंग्लिश में होना चाहिए, और साथ में अकम्पनीड बाय एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हेग सर्विस कन्वेंशन क्या है, क्या इंडिया इसका हिस्सा है, और अभी न्यूज़ में है, तो इस इतना पॉइंट्स अगर हमें याद है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट आप देख लो कि इलेक्शन के कंटेक्स्ट में पूरा आर्टिकल है, इसमें कुछ ब्रीफ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉलिटी के कंटेक्स्ट में, इससे भी प्रश्न जो है वो आपके लिए फ्रेम हो सकता है। अब यहाँ पे वी विल डू द क्रिटिकल एनालिसिस है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल 2023 की बात इसमें आपकी की गई है। तो यहाँ पे मेनली ये बिल किससे रिलेटेड है कि किस प्रकार से आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट करोगे। ये जो लॉ है ये आर्टिकल 324 सब क्लॉज 5 जो संविधान है उसके तहत किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अपॉइंटमेंट करने की बात की गई है। और ये भी मतलब इस बिल का जो एम है उसका जो एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो, इम्पार्शियलिटी आए। ऑल्दो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो कॉम्पोजिशन कमेटी जो कि अपॉइंट करेगी इन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें जैसे चीफ जस्टिस के भी रोल की बात की गई है, बट अभी इस बिल में क्या कॉम्पोजिशन होगा वो हम आगे देखेंगे। सो जो अपॉइंटमेंट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन, ये बेसिकली प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता था, और प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा रिकमेंड किया जाता था, तो प्रेसिडेंट जो है उसको अपॉइंट करते थे। अब इसमें काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म होने लग गए कि क्या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर हैं वो ऐसा इम्पार्शियलिटी मेंटेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट कर रहे हैं एक तरीके से, प्रेसिडेंट तो एक मोहर ही लगा रहे हैं। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल है 2023 का, इसका मेन पर्पस क्या है कि ये जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का इसको सही किया जाए, ट्रांसपेरेंट हो, ट्रस्ट डेवलप हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई डायरेक्शन इसमें दिए हैं कि एक हाई पावर कमेटी होनी चाहिए जिसके माध्यम से अपॉइंटमेंट आपका होना चाहिए, जिसमें आपके लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, है ना, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आपके होने चाहिए। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो गया, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया। तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल 2023 में जो बात कही गई वो तो आगे देखेंगे, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है वो ऑलरेडी ये डायरेक्शन है कि जो आपके कि जो अपॉइंटमेंट एक हाई पावर कमेटी का होना चाहिए, और उस हाई पावर कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, LOP और CGI जो है होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है इसमें
खास तौर से देखो, पहले तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट हो जाता था और डायरेक्शन कहाँ से आता था, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो चीज़ बोली गई तो हाई पावर्ड कमेटी की बात तो की गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अभी जो ये बिल है, इस बिल में क्या है कि जो कॉम्पोजिशन होगा इलेक्शन कमीशन के, इसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, एलओपी होंगे और कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो होंगे। मतलब इसमें जुडिशरी का इसमें रोल नहीं होगा। अब हो सकता है इस चीज़ को रेस किया जाए कोर्ट के अंदर, कोर्ट इसमें इंटरफेयर करे, वो एक जब होगा तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो बिल ऑल्सो स्टैब्लिश की एक सर्च कमेटी होगी जो कि लॉ मिनिस्टर के द्वारा लीड की जाएगी और वो लिस्ट प्रिपेयर करेंगे 5 कैंडिडेट कंसिडरेशन के लिए। और जो नेम है इन कैंडिडेट्स का इनको पब्लिक हैव नॉट बीन मेड पब्लिक, तो यहाँ पे मतलब पब्लिक नहीं किया जाएगा। तो इसमें ये भी कंसर्न है कि ट्रांसपेरेंसी आप कैसे मेंटेन करेंगे। वो 5 लोग कौन हैं, जो 9 हैं, इसमें जो ये नया लॉ है इसमें कई प्रकार के चैलेंजेस ऑलरेडी फेस किए जा रहे हैं। जैसे कमेटी का कॉम्पोजिशन एक बड़ा रहेगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव वो डिफरेंट है। फिर यहाँ पे मान लो एलओपी का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने डिसेंट किया और द डिसेंटिंग ओपिनियन फ्रॉम एलओपी हु वांटेड टू डिले द सिलेक्शन until the court reviewed the law add another layer of कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसमें ये भी है कि जैसे मान लो डिसेंट, अगर डिसेंट मतलब कि वो एग्री नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, अब वो एग्री नहीं कर रहे हैं और जब तक कोर्ट उसको रिव्यू करेगा, कोर्ट के द्वारा चीज़ें रिव्यू होंगी कि जो हाई पावर कमेटी का गठन है सही है नहीं सही है, तो उससे भी चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐड हो सकती है। कि जैसे एलओपी ने कह दिया और आपने अपॉइंट कर दिया, फिर वो कोर्ट उस चीज़ को रिव्यू कर रहा है, तो वो भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ऐड कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पावर है टू कंडक्ट इलेक्शन, वो किस में मेंशन है, दैट इज़ आर्टिकल 3 to 4 के अंदर ये चीज़ आपकी मेंशन है। एंड यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे इलेक्शन में ट्रस्ट रहे, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो भी अपॉइंटमेंट हो उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स होंगे वो इम्पेचेबल या मतलब उनका जो इंटीग्रिटी है दैट हैज़ टू बी एट हाईएस्ट लेवल, और उनका कॉम्पिटेंस बहुत हाई होना चाहिए कि लोगों का ट्रस्ट रहे कि हाँ यही जो इंडिविजुअल है इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन या इलेक्शन कमिश्नर के रूप में रहे। तो सिटीजन्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत आपका मैटर करता है। अब बाय डिज़ाइन द लॉ क्रिएट अ मेजोरिटी इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि देखो इसमें इलेक्शन जो कमेटी है उसमें एक तो एक कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, एक प्राइम मिनिस्टर हो गए और एक लीडर ऑफ अपोजिशन है। लीडर ऑफ अपोजिशन मान लो एग्री ना करे, बट वो 2 तो हैं, तो मेजोरिटी के हिसाब से वही अपॉइंटमेंट होगा। अब हाँ, लीडर ऑफ अपोजिशन के जो डिसेंट नोट दिया गया उसको किस टाइप से देखा जाता है, ये जरूर से है। तो चेयरपर्सन की जो एबिलिटी है टू नॉमिनेट लैक ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें तो चेयरपर्सन एबिलिटी टू नॉमिनेट द कैबिनेट मिनिस्टर एज अ मेंबर ऑफ द कमिटी compromises the independence of selection process. This could lead to a lack of diverse opinion and ultimately result in the biased appointment. तो यहाँ पे ये भी है ना कि जैसे ये सिलेक्शन कमेटी का हमने देखा कि यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी जो हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही नॉमिनेट किए जाएंगे। तो अगर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे तो वो कैबिनेट मिनिस्टर वही, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर है तो वही मतलब विद इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विद इन जो है उन्हीं को लिया जाएगा, या फिर जो सरकार का हिस्सा वही रहेंगे, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ऐसे जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे अगर आप थर्ड पर्सन को इंक्लूड करते हैं तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, या इंडिपेंडेंस ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं जो मेंबर ऑफ कमेटी में हैं, तो उसमें किस तरीके से हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आते हैं। तो ये सब एक मतलब एक डिबेट का इशू जो है वो आपका चल रहा है। तब बिल जैसे अभी और भी आर्टिकल्स इसमें आएंगे, क्रिटिकल एनालाइज बिल के प्रोविजंस पर भी और चर्चा होगी, तब वी विल डिस्कस फर्दर। स्पेशल ऑफर आज लास्ट डे है 28 नवंबर का, तो इसमें आप एपीएफसी का कोर्स है, एपीएफसी कोर्स में 20% ऑफ है, ठीक है। लेक्चर मिलना आपको जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, तो स्पेशल ऑफर है। इससे 50% प्रीलिम्स के कोर्सेज में, जैसे एक तो क्रैश कोर्स नया बैच आ गया है जो कि 20% ऑफ है, जिसमें 3400 के आसपास प्राइस है। 2 साल का करंट अफेयर्स है, अगर ऑफर का यूज़ करोगे तो ये भी 1300-1400 का प्राइस है। इसका टेस्ट सीरीज़ आ गया, साइंस टेक का कोर्स हो गया, पॉलिटी गवर्नेंस का कोर्स हो गया। सौरभ पांडे सीएससी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे विजिट कर सकता है। जो कोर्स है क्रैश कोर्स फॉर UPSC CSC प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें ये सब कुछ जो है वो आपका कवर्ड होगा, ठीक है। कवर 2 years करंट अफेयर फॉर UPSC CSC प्रीलिम्स PT 730 का कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जो लेक्चर्स है वो कवर करना है।
APFC का कोर्स है उसका इसमें 20% ऑफ है, इसमें पूरा कवर्ड होगा आपका, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे साइंस टेक का कोर्स है, हिस्ट्री डिवीज़न बैच है, सुपर 10 सीरीज़ है, 10 फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें पॉलिटी गवर्नेंस हो गया। तो ये सारे कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं सौरभ पांडे CSE ऐप को, और ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप ये सेशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और जितने भी कोर्सेस हैं इनको एक्सेस कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्शन प्रोसेस बोथ प्रोस एंड कॉन्स एक्सप्लेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। जरूर से आंसर लिखें। आप अपना आंसर सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पर भी सेंड कर सकते हैं, और ये आपका नंबर है, इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, और आकलन प्लस का आप हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पे आप अपने आंसर का इवैल्यूएशन करा सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।